विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है छंद। काव्य सौंदर्य के तत्व में छंद का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में जितनी भी काव्य लिखे गए और लंबे समय तक वो छंदबद्ध काव्य ही हुआ करते थे। आज की तरह मुक्तक काव्य कम होते थे, ना के बराबर होते थे, और कवि की योग्यता छंद का गठन करने में ही होती थी, और यही मनोरंजन के साधन थे, कविता पाठ करना, कविता सुनना प्राचीन काल में। इसलिए छंद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो प्रश्न हो सकता है, छंद क्या है? छंद शब्द संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना। जैसे स्वच्छंद व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, स्वयं प्रसन्नता में अपने आप से होता है। तो छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र की रचना आचार्य पिंगल ने लगभग 300 ईसा पूर्व की थी, अतः छंद को पिंगल भी कहते हैं। पिंगल एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी व्याकरण में। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति और तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। तो कविता करते समय प्राचीन काल के साहित्यकार ये ध्यान रखते थे, मात्राओं का मिलान करते थे, वर्णों का मिलान करते थे, ताकि उसको गायन करने में आसानी हो, गायन करने में अच्छा लगे, कर्णप्रिय लगे, मधुर लगे। इसलिए छंद का विधान रखा जाता था। तो ये ध्वनियों का प्रवाहपूर्ण सामंजस्य है। जो छंद युक्त काव्य होगा वो प्रवाहपूर्ण होगा। छंद के कितने भेद हैं? छंद के 3 भेद हैं। एक तो मात्रिक छंद, लघु गुरु की मात्राओं पर आधारित होता है। बाणिक छंद, इसमें वर्णों की गणना पर आधारित होता है। और मुक्तक छंद, जो आजकल का काव्य है, नई कविता है। मुक्तक छंद जैसे निराला की कविताएं, जैसे धूमिल की कविताएं, तो ये मुक्तक छंद है। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद है, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, किंतु मात्राएं नियम के अनुसार व्यवस्थित होती हैं। दोहा, चौपाई, रोला, सोल्ठा आदि मात्रिक छंद हैं। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णों की गणना पर आधारित छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। कवित्त, इंद्रवज्रा, मालिनी, मदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा आदि वर्णिक छंद हैं। मुक्तक किसे कहते हैं? जिस रचना में मात्रा या वर्ण का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जैसे आजकल की नई कविता। छंद के तत्व समझना जरूरी है छंद को समझने के लिए। वर्ण क्या होते हैं? मुख से उच्चारित ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण आपने आरंभ में भी पहले पढ़ा है। मात्रा, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती, लघु तथा गुरु। वैसे तो जो लघु स्वर होते हैं उनमें अधिकांशतः लघु मात्राएं लगती हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें गुरु मात्राएं लगती हैं। लेकिन कभी कभी बोलने में दीर्घ स्वर भी कम समय बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वो बंधन टूट जाता है, और छंद में कभी कभी दीर्घ स्वर भी लघु हो जाता है, या लघु स्वर भी दीर्घ हो जाता है। ये छंद को कैसे गाया जा रहा है इस पर निर्भर करता है। लेकिन अधिकांशतः लघु ह्रस्व स्वर होता है और गुरु दीर्घ स्वर होता है। तो लघु के उच्चारण में कम समय लगता है, यह ध्यान रखने की बात है। इसकी गणना 1 होती है, 1 मात्रा गिनी जाती है, और गुरु की गणना में 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। तो इसमें अधिक समय लगता है, और जो गुरु है उसको इस टाइप से संकेत करते हैं, और ह्रस्व जो 1 लघु है उसको 1 डंडा खींचकर 1 अंक गिनते हैं उसका। चरण,
चरण प्रत्येक छंद में लगभग 4 चरण होते हैं। किसी किसी छप्पा है उसमें 6 चरण हो सकते हैं, लेकिन जो मात्रिक छंद अधिकांशता है, दोहा, चौपाई, सोरठा, इनमें 4 चरण ही होते हैं। पहला और तीसरा चरण विषम, जो विषम संख्या पर आधारित होते हैं वो विषम चरण, और सम संख्या पर आधारित सम चरण होते हैं। यति, छंद में रुकने के स्थान को यति कहते हैं। सांस लेने का समय होता है, एक अंतरा गा लिया फिर सांस ले ली, तो सामान्यता चरण के अंत में होता है। बड़े छंदों में जो इनके चरण बड़े होते हैं उसमें 2 यति हो सकती हैं। तो चरण के अंत में समान वर्ण का होना तुकांत कहलाता है, जैसे समान मात्रा होना। गण, ये 3 वर्णों का एक समूह होता है, यह केवल वर्णिक छंदों के लिए है। तो ये जब वर्णिक छंद पढ़ाए जाएंगे तो इसको गण को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। चौपाई, अब आपके पाठ्यक्रम में चौपाई है और दोहा है। तो ये 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। अब चौपाई पर कैसे, किस प्रकार से मात्राएं लगाते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नीले पेन से लेते हैं। राम, रा गुरु लगेगा यहाँ पे। मा, र, मा, प, ति, क, र, ध, नु, ले, हु। तो अब देखिए 2, 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 11, 12, 12 2 14 और 14 2 16। तो ये प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी चौपाई की। ऐसे ही खैंचों में खैं, च, हु, मी, टई, मोर, सन, दे, हु। तो 2, 2 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12, 2 14, 2 16। अब ये संदेहु ऐसे भी लिखा जा सकता था, संदेहु। तो ये अनुस्वार जो है उसमें भी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। अनुस्वार और विसर्ग में गुरु गिना जाता है, 2 मात्राएं होती हैं। फिर है देत चापु आपु ही चली गयऊ। देत चापु आपु ही चली गयऊ। 2 1 3, 2 5, 1 6, 2 8, 8 1 9, 1 10, 11 12, 13, 14 2 16। चौथा चरण 1 2 3, 3 2 5, 1 6, 7 8 9 10 11 12, 13 14 और 2 16। तो इस प्रकार से आपने देखा है चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। तो ये चौपाई की परिभाषा है। 4 चरणों में 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु। जैसे हु गुरु है, ये 2 गुरु इसमें भी हैं, 2 गुरु इसमें भी हैं। इसमें जो दूसरी जो लाइन है उसमें केवल अंत में ही गुरु है, एक ही गुरु है। ठीक है, दूसरी अर्धाली में। अब दोहा क्या है? इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। ये सम्मात्रिक छंद था चौपाई और ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब इसकी मात्राएं देखिए कैसे लगती हैं। बु रा जु दे ख न मैं चला। 1 और 2 3, 1 4, 2 6, 7 8, 2 10, 1 11 और 2 13। बुरा न मी ल या को ए। अब इसमें टोटल करेंगे तो 11 बैठेंगी।
1 और 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10 और 1 11। अब इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है दोहे की, जो दीर्घ है, दीर्घ स्वर है, जो दिल खोजा आपना 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13। मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। 1 2 और 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 1 11। तो इस प्रकार आपने ये मात्राएं लगाना सीख लिया है। अब मात्राएं के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दोहा है और ये चौपाई है। सोरठा भी मैं बता देता, लेकिन समय अभी नहीं है। सोरठा में ये जो 11 वाली मात्राएं हैं ये पहले आ जाती हैं, 13 वाली बाद में आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे।